So class, this was your quiz and this is what your exam paper looks like. Okay? आपका एग्जाम पेपर इस तरह होता है, जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है, इस तरह होगा। इंस्ट्रक्शंस गिवन होंगी, नाम, सिग्नेचर आपने करना होगा, ये सारी इंस्ट्रक्शंस है। बार आपको इंस्ट्रक्शंस आपने अगर आज नहीं पढ़ी थी तो अभी गौर से पढ़ लीजिएगा। दिस इज़ व्हाट यू नीड टू फॉलो इन योर एग्जाम। आपके पास क्वेश्चन नंबर्स लिखे होंगे कि कितने क्वेश्चंस हैं, उसमें से लिखा होगा कि बोनस भी हैं। ठीक, ओके, आगे चलें। आप लोग एग्ज़ाम में मुझसे अकॉर्डिंग टू द रूल यू कैन नॉट आस्क मी एनीथिंग। आप मुझसे कुछ नहीं पूछ सकते। गलत है, गलत है, क्रेडिट आपको मिल जाएगा। सही है, आपको नहीं समझ आ रही, मैंने इंग्लिश लिखी है, मैंने कोई और ज़ुबान नहीं लिखी हुई, ठीक, तो नहीं पूछ सकते आप मुझसे। ये आपका काम है कि आपको क्वेश्चन समझ में आता है या नहीं आता, इससे मेरा कोई भी काम नहीं है। अगर मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ, सो दिस इज़ समथिंग गुड ऑन माई पार्ट, दिस इज़ अ फेवर विच आई विल बी डूइंग, माइट बी डूइंग। अगर मैं उस वक्त उधर मौजूद हुआ तो शायद मैं आपको फेवर कर दूँ, लेकिन अगर मौजूद मैं हूँगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो इन्विजिलेटर होते हैं बाकी, वो यही चाहेंगे कि मैं मौजूद ना हूँ। अगर जो भी इन्विजिलेटर उधर होगा वो यही चाहेगा कि मैं ना हूँ, क्योंकि मैं हूँगा तो डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगी, आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, मैं रिप्लाई करूँगा, शोर मचेगा और लोग डिस्टर्ब होंगे। सो इस वजह से इन्विजिलेटर्स यही चाहते हैं कि कोर्स का टीचर उस वक्त आए जब कोई प्रॉब्लम हो, अदरवाइज दे वुड नॉट वांट मी टू बी देयर। ठीक है, आई वुड बी अराउंड, मैं आ जाया करूँगा थोड़ी देर बाद, पूछ लिया करूँगा कोई मसला तो नहीं है, पेपर में कोई गलती है या जो भी है, लेकिन मैं हर वक्त मौजूद नहीं हूँगा। ओके, next, if you look here and there, the invigilator has a right to cancel your paper, so you do not need to cheat. If you make a mistake in your MCQs, simply cross it out, select another one. आसान। If there is any error in the paper, remain silent. मुझे एग्ज़ाम के बाद बता दें, मैं आपको उसका मार्क दे दूँगा। Okay? Mobile phones you cannot use at no cost. आज तो आपको अलाउ कर दिया because it was a quiz, otherwise it's not allowed. Show all of your workings clearly. Why I do that? Because in case you mark something wrong, हाँ cheated तो एक अलग केस है, लेकिन let's say if you mark something wrong, आपने कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया A या B, और वर्किंग आपने सही की और आपने गलती से ऑप्शन गलत सेलेक्ट कर दिया, तो फिर आपका चांस है कि आपको वो मार्क मैं दे दूँगा अगर आपने वर्किंग की हुई। और आपने वर्किंग नहीं की तो मुझे नहीं पता आपने क्या किया है। ठीक है, बस आपने जो ऑप्शन किया हुआ है मैं उसी को कंसिडर करूँगा। Okay, but I've written no mark would be given for questions without necessary calculation, which means according to law I can mark it wrong. वो मैं गलत कर सकता हूँ। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि रफ वर्किंग साथ ज़रूर शो करें ताकि आपका क्वेश्चन सही हो, गलत ना हो। स्ट्रक्चर योर आंसर विद इन द स्पेस प्रोवाइडेड। जितनी जगह आपको दी है उसके अंदर हो सकता है उसके अंदर करने की पूरी कोशिश करें। आपको रफ वर्क के लिए जगह चाहिए, कहीं पे भी कर दें रफ वर्क। मैं आपको एक्स्ट्रा शीट्स दे दूँगा, उस पर कर दें रफ वर्क। रफ वर्क मुझे नहीं चाहिए आपका, मुझे आपका आंसर और कैलकुलेशन चाहिए इस पेपर के ऊपर जो मैं आपको दूंगा। सो यू नीड टू राइट इट ओवर हियर, डबल अंडरलाइन योर फाइनल आंसर। लेट्स से कोई क्वेश्चन है जिस तरह आज था, मैंने स्पेसेस दी हुई हैं, उसके अंदर आपने कुछ फाइंड आउट कर दिया, आंसर आ गया, उसको डबल अंडरलाइन कर दें ताकि मुझे उसको देखने में आसानी हो, मुझे ढूंढना ना पड़े कि ये आंसर आपने किधर लिखा हुआ है। सो दीज आर द इंस्ट्रक्शंस। ओके, लेट्स स्टार्ट। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्विज ऑल ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम द बुक। सही है, आर फ्रॉम द बुक। एग्जाम में नो क्वेश्चंस आर फ्रॉम द बुक। आई डू नॉट गिव क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक इन माय एग्जाम, वो मैं खुद बनाता हूँ। सही है, ओके। जब वो मैं खुद बनाता हूँ सो चांसेस आर कि शायद वो इससे थोड़ा सा मुश्किल बन जाए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, अच्छा, ओके। इससे आसान तो हो नहीं सकता ना, इससे क्या आसान, ये तो आप पहले अटेम्प्ट कर चुके हैं, ये आपके पास मौजूद है, इससे आसान और क्या आएगा? इससे आसान हो नहीं सकता। इससे आसान तो ये है कि मैं आपको ऑप्शन भी सिलेक्ट करके दे दूं, सब कुछ करके दे दूं और आपसे कहूँ इसके ऊपर नाम लिख दे, मुझे वापस कर दें। ठीक है, दिस इज द इजीएस्ट थिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट जी, लेट्स स्टार्ट। ओके, या दैट्स द बेस्ट वन बट अनफॉर्चुनेटली नॉट इन माई कोर्स। सो दिस इज द फर्स्ट वन। ये पहला है, नहीं इसको हम पढ़ नहीं सकेंगे, इस वजह से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। It says Osage Farm Supply had poor internal control over its cash transactions. Facts about the company's cash position at November 30th are described below. The accounting record showed a cash balance of 35,400. जब आपके पास इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाए तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग उसको लिखना शुरू कर दें। ठीक है, रफ पे लिखना शुरू कर दें। अभी आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा पूरा कि क्या है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आती जा रही है उसको लिखते जाएं ताकि बस साथ साथ सॉल्व होता जाए। जब तक मैं नीचे क्वेश्चन तक पहुँचूंगा ये सब सॉल्व हुआ होगा।
ठीक है, ये सब सॉल्व हुआ होगा, आप सिर्फ देखेंगे उधर आंसर वहाँ से उठाएंगे, यहाँ पे आंसर डबल अंडरलाइन हो, बस जाए आगे। अब ये सॉल्व कहाँ पे करें, इसमें जगह तो नहीं है, तो कहाँ पे सॉल्व करें? तो एक तो आपके पास होगी एक आंसर शीट एक्स्ट्रा अगर आपको चाहिए, और नहीं अगर आप मेरी तरह काम करते हैं जिस तरह मैं काम करता हूँ, तो मैं तो बस जहाँ पे भी जगह मिले उसको उठाकर वहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई वर यू, सो आई वुड डू माई रफ वर्क ओवर हेयर, आई वुड डू माई रफ वर्क ओवर हेयर। ये साइड पे ये जगह, ये साइड पे जगह, बस मैं इधर कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने तो वैसे भी रफ वर्क चेक नहीं करना ना आपका, मैंने तो आपका आंसर चेक करना है, ठीक। सो आई वुडंट माइंड। अब मैं एज एन एग्जामिनर आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपका रफ वर्क नहीं चेक कर रहा, तब चेक करूँगा जब आप कहेंगे कि सर मैंने आंसर गलती से गलत कर दिया है लेकिन मेरी वर्किंग सही है, तो फिर मैं चेक कर दूंगा, नहीं तो अदरवाइज आई वुड जस्ट सिंपली लुक एट योर आंसर, इफ इट्स राइट राइट, इफ इट्स रॉन्ग रॉन्ग, ठीक है। गॉट द आइडिया? सो यू कैन डू योर रफ वर्क ओवर हियर, यू कैन डू योर रफ वर्क ओवर हियर, मार्जिन्स पे कर सकते हैं। आजकल मैं ये करता हूँ कि जो नीचे जगह होती है उसके ऊपर लिख देता हूँ रफ वर्क, आप उधर करें, सबसे ऊपर जो जगह होती है उधर लिख देता हूँ रफ वर्क, आप उधर रफ वर्क करें, जहाँ मर्जी आपकी करें रफ वर्क, पेज में जहाँ पे आपको जगह खाली मिलती है वहाँ पे रफ वर्क करें, मेरा से कोई भी कंसर्न नहीं है कहाँ करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट थिंग इज द अकाउंटिंग रिकॉर्ड शोड अ कैश बैलेंस ऑफ 35,400। ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, मुझे साथ साथ बताते जाएं ताकि आप, मैं देखूं आपको कितना आ रहा है जी। 35,400 ये क्या चीज़ है? कैश बैलेंस है। कैश बैलेंस कहाँ पे लिखते होते हैं हम? लेकिन एंट्री तो मैं नहीं कर रहा ना, ये तो देखें ऊपर कह रहा है कि कैश ट्रांजैक्शन, कंपनीज कैश पोजीशन, और ये बैंक की चीज़ें आपको बता रहा है, तो ये आपका बैंक रिकंसिलिएशन है, तो उसमें कहाँ पे जाती है ये चीज़ें? बैंक रिकंसिलिएशन में कहाँ पर जाएगी ये? ओपनिंग बैलेंस। ओके, ओपनिंग बैलेंस आप लिखेंगे, और ओपनिंग बैलेंस में दो कॉलम मेरे पास आते हैं, ठीक है। एक कॉलम मेरे पास होता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड, एक कॉलम हमारे पास होता है एज पर बैंक। दोनों कॉलम सब बना दें अकाउंटिंग रिकॉर्ड का, और एक बना दें एज पर बैंक। ओके, सो नाउ व्हाट बैलेंस इज दिस? 35,400 ये किसका बैलेंस है? कैश बैलेंस। ये किसका बैलेंस है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का। तो इसको इस जगह पर लिखना है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कितना है? 35,400। ओके, आगे चलें। विच इंक्लूडेड डिपॉजिट इन ट्रांजिट ऑफ 1245। डिपॉजिट इन ट्रांजिट के साथ क्या करते होते हैं? प्लस करते हैं। कहाँ पर प्लस करते हैं? बैंक में प्लस करते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड के साथ प्लस करते हैं जी, बैंक के साथ प्लस करते हैं, ठीक है। यहां पर प्लस करते हैं, तो प्लस लिख दें 1245। अभी चीज़ें पूरी नहीं है, बस जो चीज़ जहां पे आ रही है उसको लिखते जाए ताकि आखिर में खुद ब खुद जल्दी से सब कुछ हो जाए। आगे चलें जी। द बैलेंस इंडिकेटेड इन द बैंक स्टेटमेंट वाज 20,600। व्हाट इज दिस? ओपनिंग बैलेंस किसका? बैंक का 20,600। ये भी हो गया। आगे चलें। इंक्लूडिंग द बैंक स्टेटमेंट वर द फॉलोइंग डेबिट एंड क्रेडिट मेमोरेंडा। डेबिट एंड क्रेडिट मेमोरेंडा ये किस जगह पे लिखते होते हैं? ये किस जगह पे लिखते होते हैं? मेमोरेंडा का क्या मतलब है? गुड। ये जिस वक्त पढ़ा रहे थे उस वक्त पूछना चाहिए था, लेकिन अभी बता देता हूँ फिर भी। एग्जाम से पहले जितना पूछ सकते हैं आपका चांस है, एग्जाम में मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मेमोरेंडा, मेमोरेंडम, मेमोरेंडम सुना है नाम? बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए। मेमो, इसको मेमो भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ऑफिस के दरमियान एक ने एक दूसरे को कोई चीज़ बतानी होती है ऑफिशियल, तो वो इंस्टेड ऑफ, आजकल तो ईमेल्स हो गई है ना, तो आप ईमेल एक कर देते हैं, उसमें आप सिंपली कुछ एक चीज़ लिख के दे दें, यार ये काम कर दो, ये प्रिंट ले लो, ये इधर से जाके ये कर दो, उधर से जाके वो कर दो, ठीक है। सो इट्स एक्चुअली अ मेमो, इसको मेमो बोलते हैं, मेमोरेंडम। पूरा नाम मेमोरेंडम और शॉर्ट फॉर्म मेमो, और अगर ज़्यादा हो तो प्लूरल मेमोरेंडा, ठीक है। ओके, डेबिट मेमोरेंडा, क्रेडिट मेमोरेंडम, ठीक। अब देखें, डेबिट मेमोरेंडा वो दो हैं, क्रेडिट मेमोरेंडम वो एक है। तो जब एक हो तो मेमोरेंडम, ज़्यादा हो तो मेमोरेंडा। गॉट द आइडिया? ओके जी। ये कहाँ पर करने होते हैं? डेबिट मेमोरेंडम, डेबिट मेमो, क्रेडिट मेमो, ये कहाँ पे लिखते होते हैं? माशाल्लाह। तो जिस वक्त ये हम क्लास में करा रहे थे उस वक्त आप किधर थे? और जिस वक्त नहीं यार, अच्छा ओके जी। अच्छा, आपको याद नहीं है, ये मेरा कंसर्न नहीं है, ये आपको याद रखना चाहिए था। मैं आपके दिमाग के अंदर घुस के आपको याद नहीं करवा सकता हूँ, सिर्फ पढ़ा सकता हूँ आपको जितना मेरे टाइम आपके साथ गुजरता है, 1.5 घंटा उसमें पढ़ा सकता हूँ, ठीक है।
ओके, सो डेबिट मेमोरेंडम, क्रेडिट मेमोरेंडम ये होता है कि बैंक ने आपके लिए ये चीज़ें डेबिट कर दी हैं, ये चीज़ें क्रेडिट कर दी हैं। अगर बैंक ने आपके लिए ये कर दी है तो इसका मतलब आपने ये नहीं किया, बैंक ने कर दिया है, आपने नहीं किया, तो इसका मतलब अभी आपने करना है इसको। आपका रिकॉर्ड इसमें कौन सा होता है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड। तो इसके अंदर इस जगह पर आपने ये काम करना है। दिस इज डिपॉजिटेड इन ट्रांजिट, सो राइट DNT। ओके, आप यहाँ पे अगर कुछ नहीं भी लिखते, रफ वर्क है तो आपकी मर्जी है, ठीक है, कुछ ना लिखें, मुझे कोई इससे मसला नहीं है। ओके, सो नाउ डेबिट मेमोरेंडम। डेबिट मेमोरेंडम में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं? चेक फ्रॉम कस्टमर G Davis डिपॉजिटेड बाय ओसेज फार्म सप्लाई बट चार्ज बैक एज NSF। NSF क्या होता है? नॉन सफिशिएंट फंड। नॉन सफिशिएंट फंड को आप लोग क्या करते होते हैं? माइनस करते हैं। किस जगह से माइनस करते हैं? अकाउंटिंग रिकॉर्ड से। अकाउंटिंग रिकॉर्ड से माइनस कर दें 130 को, 130 माइनस। आगे चलें, बैंक सर्विस चार्जेस फॉर नवंबर 15। सर्विस चार्जेस, सर्विस चार्जेस को आप लोग क्या करते होते हैं? माइनस करते हैं। किस जगह से? अकाउंटिंग से। ओके, अकाउंटिंग रिकॉर्ड से 15 को माइनस करते हैं। क्रेडिट मेमोरेंडम, प्रोसीड्स फ्रॉम कलेक्शन ऑफ अ नोट रिसीवेबल फ्रॉम रीगल फार्म्स व्हिच ओसेज फार्म सप्लाई हैड लेफ्ट विद द बैंक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट 6255। ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? जल्दी बताएं, बहुत स्लो जा रहे हैं, ठीक है, मुझे आपको दोबारा से पढ़ाना पड़ रहा है जी। नोट रिसीवेबल था जो आपने बैंक को दिया कि बैंक ये उससे ले ले, उससे कलेक्ट कर ले, ठीक है। अब ये आपको यहाँ पे कह रहा है क्रेडिट मेमोरेंडम, मतलब कि बैंक ने आपके अकाउंट में ये चीज़ क्रेडिट कर दी है। तो अगर बैंक ने कर दी है तो क्या आपने की है? नहीं की। अगर आपने नहीं की तो फिर क्या करें? फिर आप इसको कर दें। आपका कौन सा रिकॉर्ड है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड। तो आप इसमें क्या कर देंगे? इसको ऐड कर देंगे। कितना है? नोट रिसीवेबल है 6255। आगे चलें, आउटस्टैंडिंग चेक्स वर एज फॉलोज। आउटस्टैंडिंग चेक्स के लिए आप लोग क्या करते होते हैं? बैंक से माइनस करते हैं। यहां पर आ जाएं, आउटस्टैंडिंग चेक्स। आउटस्टैंडिंग चेक्स, आउटस्टैंडिंग चेक बैंक से माइनस करते हैं। माइनस कर दीजिए, कितने हैं आउटस्टैंडिंग चेक्स? कितने हैं जी आउटस्टैंडिंग चेक्स? कितने हैं? मारे गोली यार, ठीक है। अगर प्रॉपर बनानी है तो लिख दें, लेकिन मैं तो आपसे नहीं कह रहा ना कि मुझे प्रॉपर बना के दें, बस मुझे ना लिखे दें, कोई वो नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा कि मेरे एग्ज़ाम में आपको चीज़ आनी चाहिए, आपको उसका सोल्यूशन आना चाहिए, उसको सॉल्व करना आना चाहिए। आपको गुल बूटे बनाने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू डू इट, यू शुड हैव दी कॉन्सेप्ट जी। 6100 को यहाँ से हम माइनस कर देंगे। ओके, आगे चलें। यहाँ तक मेरे ख्याल में शायद सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। ओके, आपने सारा काम कर दिया, बस ये क्वेश्चन यही है। अब आगे हम पढ़ेंगे, आगे बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन सॉल्व यही करनी थी चीज़ें। ओके, नाउ वेब स्कॉलर, द कंपनीज कैशियर हैज़ बीन टेकिंग पोर्शंस ऑफ द कंपनीज कैश रिसीट्स फॉर सेवरल मंथ्स। अब ये जो कैशियर है ये कंपनी से पैसे चुरा रही थी। ईच मंथ एस्कॉलर प्रिपेयर्स द कंपनीज बैंक रिकंसिलिएशन इन अ मैनर दैट कंसील्स हर थेफ्ट्स। वो इस तरीके से बनाती थी बैंक रिकंसिलिएशन कि उसकी जो चोरी थी वो इसके अंदर उसको कवर कर लेती थी। ओके, हर बैंक रिकंसिलिएशन फॉर नवंबर वाज एज फॉलोज। उसने ये रिकंसिलिएशन बनाई है, ये आपकी रिकंसिलिएशन है जो आपने बनाई है, ये उसने बनाई है। अब उसने क्या बनाई है गौर से देखें, उसने बैंक रिकंसिलिएशन क्या बनाई है। दिस इज हर बैंक रिकंसिलिएशन। उसने बनाया 20,600 से स्टार्ट किया 2145। अब यहां पर क्या था 1245, उसने लिख दिया 2145, ठीक है। आगे चलें, 6255 6255 इसने यहां पर ऐड कर दिया है। 6255 को यहां पर ऐड करना था, ठीक है। अब ये वो गलतियां कर रही है ताकि उसकी चोरी छुप जाए। ओके, आगे चलें, 30,000 इसने ये निकाल दिया, इन दोनों का टोटल 2145 6255 टोटल 8,400, और इन दो का टोटल 30,000, ये उसने कैलकुलेशन की है। ओके, आगे चलें जी। आगे क्या है, आउटस्टैंडिंग चेक्स 405,24176 1000 जी। एक चेक नहीं लिखा, ये एक और उसने चालाकी कर दी, एक चेक भी नहीं लिखा। आगे चलें, एडजस्टेड कैश बैलेंस पर बैंक स्टेटमेंट 29,000, और अगर इसको हम टोटल करें तो ये भी 29,000 नहीं बन रहा, ये कुछ और बन रहा होगा, ठीक है। ये भी इसने गलती की।
एडजस्टेड कैश बैलेंस पर बैंक स्टेटमेंट, और से देखें क्लास, पे अटेंशन। एडजस्टेड कैश बैलेंस पर बैंक स्टेटमेंट 29,000। 29,000 इसने निकाल दिया कि इन सब को जब टोटल करें तो 29,000 आता है। ठीक है, अब आपको पता है कि बैंक रिकंसिलिएशन हमेशा बराबर होती है। ये से 29 निकाला, इसने जो दूसरी साइड निकाली वो भी 29 पूरी की है। किस तरीके से? बैलेंस पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स 35,400, ये से सही लिखा। एड क्रेडिट मेमोरेंडम फ्रॉम बैंक 6,255, ये भी सही लिखा। उसके बाद लेस डेबिट मेमोरेंडम फ्रॉम बैंक 130 एंड 15, ये भी इसने सही लिखा। 29,000। ठीक है, इसने दोनों बराबर कर दिए हैं। अब जरा आप देखें आपके दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? जी चेक करें। बराबर आने चाहिए ना एज रूल। ठीक है, 20,600 प्लस 1245 माइनस 6,100। जो माइनस की फिगर्स है उसके ऊपर आप लोग ब्रैकेट्स लगा लिया करें तो आपको पता चलेगा क्या प्लस है क्या माइनस है। 15,745। दिस वन, दिस साइड, जी 41,510। नाउ देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन याद रखें वो पैसे चुरा रही है, तो वो पैसे चुरा रही है, उसने इसके अंदर गलतियां की हुई हैं। ठीक, अब ये देखना है उसने गलतियां क्या क्या की हैं और उसको ट्रेस आउट करना है। आगे चलें जी, आगे चलें क्लास, पे अटेंशन। पार्ट 1, पार्ट 1 में आपने क्या करना है? डिटर्मिन द अमाउंट ऑफ द कैश शॉर्टेज दैट हैज़ बीन कंसील्ड बाय स्कॉला इन हर बैंक रिकंसिलिएशन। उसने कितने पैसे चुराए हैं ये आपने बताना है। ठीक है, कितने पैसे चुराए हैं। अब वो आगे आपको तरीका भी बता रहा है करना क्या है। एज अ फॉर्मेट वी सजेस्ट दैट यू प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन करेक्टली। सही तरीके से बनाएं, ये मैंने सही तरीके से बना ली। आगे चलें। द अमाउंट ऑफ द शॉर्टेज देन विल बी द डिफरेंस बिटवीन द एडजस्टेड बैलेंसेस पर द बैंक स्टेटमेंट एंड पर द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ये जो डिफरेंस है ये शॉर्टेज है जो उसने चुराया है। जी कितना आ रहा है? ये आप क्या बोल रही हैं? कितना? 25,765। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। सो दिस इज दी कैश शॉर्टेज जो कि उसने चुराया है। ठीक, आपने पहला कर लिया, पहला हो गया आपका काम। यू कैन देन लिस्ट दिस अनरिकॉर्डेड कैश शॉर्टेज एज अ फाइनल एडजस्टमेंट नेसेसरी टू कंप्लीट योर रिकंसिलिएशन। इसको यहां पर जब लिख देंगे इधर तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे। ठीक है, हो गया। ये पैसे उसने चुराए हुए हैं। ठीक, पे अटेंशन, ये पैसे उसने चुराए हुए हैं, ये अगर यहां पर आ जाएंगे तो आपका ये बराबर हो जाएगा। आगे चलें। केयरफुली रिव्यू Escola's bank reconciliation and explain in detail how she concealed the amount of the shortage. Include a listing of the dollar amounts that were concealed in various ways. This listing should total the amount of the shortage determined in part A. अब इसको देखें, इसमें क्या गलतियां हैं। वो गलतियां अगर मैं इकट्ठी करूं तो वो सारी इसके बराबर आनी चाहिए। अगर इसके बराबर आ गई इसका मतलब आपने जो कुछ किया वो सब कुछ सही किया, और अगर नहीं आ रहा इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत है। ठीक, अब देखिए इसकी गलतियां देखें, स्टार्ट हो जाए शुरू से। इसने क्या क्या गलतियां की, कहां से स्टार्ट किया इसने रिकंसिलिएशन? यहां से। ओके, ये सही लिखा है, ये फिगर सही है। ओके, ये फिगर सही है। इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा ताकि इसको देख सकें। एक मिनट, या चलें जो गलतियां हो यहां पर लिखते जाएंगे। डिपॉजिट इन ट्रांजिट 2145 गलत है। कितने अमाउंट से? 1000 से। 1000 यहां पर ज्यादा उसने लिखा है ना। ओके, 1000 इसने ज्यादा लिखा हुआ है, इसने 1000 ज्यादा लिखा। कितने का? तो आप 1000 कह रहे हैं, 900 का फर्क है। ओके, आगे चलें। कलेक्शन ऑफ नोट फ्रॉम रीगल फार्म्स 6255 गलत है। क्यों? ये तो ये फिर क्या करना चाहिए था? माइनस करना चाहिए था, और इसने कर दिया प्लस। तो फिर इसका मतलब फर्क कितना आया? फर्क कितना आया?
फ़र्क कितना आया? जी क्लास, व्हाट्स द डिफरेंस? इट्स सिंपल मैथ्स। जी क्लास, व्हाट्स द डिफरेंस? ये माइनस, ये इसने यहां पर प्लस किया है। ये एक मिनट, ये आपने थोड़ी देर पहले मुझे बताया कि ये इस साइड पर आता है, ये इस साइड पर आता ही नहीं है, और इसने इस साइड पे प्लस कर दिया है। तो फिर इसका मतलब ये है कि इस साइड पे फर्क कितना पड़ गया? नहीं, क्यों? ओ नहीं सर 155, क्योंकि यहाँ पे 6100 हमने निकाला। सिर्फ फिलहाल इसकी बात कर रहा हूँ, 6255 की। नहीं समझ आ रही इसकी? गौर से सुने, गौर से सुने, नहीं गौर से सुनिए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और एक जगह पर आप एक चीज़ को प्लस कर दें, ठीक है, प्लस कर दिया आपने, इसको इस जगह पे प्लस नहीं करना था, इसको इस जगह पे प्लस करना था, आपने इस जगह पे प्लस कर दिया है, तो इसको यहाँ से निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे। अच्छा, एक इसको माइनस कर देंगे, कितने अमाउंट से? उसी अमाउंट से, 6255 से, 6255 से कर दिया। अच्छा, अब इसको इस जगह पर दूसरी जगह पर आपको प्लस करना था, इस जगह पर प्लस करना था, ठीक है। अगर आप इस जगह पे इसको प्लस करते तो ये और ये बराबर हो जाता, ठीक। अब आपने इस जगह पर इसको प्लस भी नहीं किया, तो फिर इसमें और इसमें कितना फर्क होगा? उधर माइनस भी नहीं किया, इधर प्लस भी नहीं। इधर माइनस करना ही नहीं था, इधर कुछ भी नहीं करना था, आपने इधर प्लस किया हुआ है, तो एक बार तो इसमें से माइनस हो जाएगा ये, एक बार तो आप 6255 का डिफरेंस आ गया, 6255 का एक डिफरेंस आ गया। लेकिन इस दूसरी साइड पे आपको इसको प्लस करना चाहिए था, आपने वो भी नहीं किया, तो फिर इसका मतलब यह है कि इस साइड पे डिफरेंस डबल हो गया है। तो इसका मतलब यह है कि 6255 प्लस 6255 इक्वल्स 12510, ये आएगा इधर, ये डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। इसके इस जगह पर ये डिफरेंस इसने क्रिएट किया है, जिसकी वजह से ये इतना जो बड़ा डिफरेंस आ रहा है, ये इस वजह से आ रहा है। आगे जाएं, अब आगे जाएं। ओके, इन दोनों को प्लस करें, यही आ रहा है, इस दो को प्लस करें, यही आ रहा है, यही आ रहा है, इन दोनों को प्लस करें, यही आ रहा है। ये देखें, ये उसने एक और ब्लेंडर नहीं किया, ये उसने खुद किया है, उसने ये पैसे उठा के जेब में रख दिए हैं, ठीक है। ओके, 1000 का और डिफरेंस आ गया, ये लें 1000 का और डिफरेंस, ठीक। आगे चलें, लेस आउटस्टैंडिंग चेक्स 400, 525, 176। आउटस्टैंडिंग चेक्स आपके पास कितने थे? 4 थे। इसने कितने लिखे? 3 लिखे। आपने लेस करने थे 4 चेक्स, आपने 4 की बजाय 3 चेक्स लेस किए, तो एक चेक आपने छोड़ा हुआ है, उसने एक चेक छोड़ दिया, उसके भी पैसे भी उठा के जेब में। वो एक चेक जो छोड़ा वो कितने था? 5000। ये लें, 5000 का और भी डिफरेंस हो, ठीक। अब एक और चीज़ देखें, 400 प्लस 524 प्लस 176, 1100। यहाँ पे इसने कितना लिखा? 1000। अब आपने माइनस करना था 1100, लेकिन उसने माइनस कितना किया? 1000, तो उसने 100 रुपये और उठा के जेब में रख दिया, एक और फर्क आ गया, ठीक। आगे जाए, एडजस्टेड कैश बैलेंस पर बैंक स्टेटमेंट 29000, ठीक है, 29000। आप ज़रा चेक करें, थोड़ी देर पहले वहाँ पर फाइनल क्या था? 30 में से 1 माइनस के 29, ये उसने सही किया। आगे जाएं, एडजस्टेड कैश बैलेंस पर बैंक स्टेटमेंट 29000, अब यहाँ से उसने स्टार्ट किया है, ठीक। ओके, बैलेंस पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड, सॉरी 35400, यहाँ से उसने स्टार्ट किया, ये सही है? ये सही है। ओके, एड क्रेडिट मेमोरेंडम फ्रॉम बैंक 6255, ये देखें सही हो गया, ये भी आ गया। सब टोटल, इन दो को टोटल करें, ये आता है, इसको और इसको टोटल करें, ये आता है। Yes, sir.
यही आता है सर। यही आता है सर। यही आता है। माइनस करना है ना, माइनस किया तो यही आता है। ये क्या लिखा है? ऐड। ये ऐड लिखा है ना, ठीक है, और उसने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। इसको इसमें ऐड करना था, उसने माइनस कर दिया। तो एक बार अब यहां पर आ जाए, एक बार वो फर्क उधर आ गया था, एक बार ये फर्क ही आ गया। ये दोनों मैंने लिख दिया, ठीक है, दोनों मैंने एक साथ लिख दिए। ओके, ये भी हो गया। आगे चलें। सब टोटल ये आ गया। डेबिट मेमोरेंडा फ्रॉम बैंक 130.15, ये सही है, ये सही है। 130 प्लस 15 इक्वल्स 145, ये भी सही है। 29 145 माइनस 145 इक्वल्स 29,000, ये भी सही है, ये भी सही है। इन सबको ऐड करें, इन सबको ऐड करें, 19,510। इन सबको ऐड करें। 19,510 माइनस 25,765, ये आप लोगों ने सही कैलकुलेट किया था, ये सही कैलकुलेट किया था। ओके, ये कितना आ रहा है? 19,510। इसमें 6,255 दोबारा जमा करें। जमा करें सर। करें, हमने एक बार उसको ऐड नहीं किया होगा। 25,755। 755, ठीक है, हमने एक बार यहाँ पे इसको दोबारा ऐड नहीं किया होगा। 6,255 ये जो ये तो सर फिर यहाँ पे हमने 2 बार क्यों किया था? 2 बार हुआ तो 3 बार। ओके, अच्छा, गौर से सुने क्लास, गौर से सुने, गौर से सुने। आपने एक बार एक जगह से एक चीज़ कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी थी, आपने वहाँ पे वो चीज़ लिख दी। इसका मतलब ये है कि एक फ़र्क ही आ गया, ठीक है, एक फ़र्क ही आ गया, आ गया। ओके, अब आ जाएं इस वाले पे। यहाँ पर आपने 35,400 से इसको प्लस करना था। इसको अगर मैं इसके साथ प्लस करूं तो कितना आता है? 41 something, 41,510। 41 5 41 510 Give me a figure, class. 35,400 plus 6,255. What is the figure? 41,655. 655. इसको और इसको माइनस करें। 12,510। फर्क कितना है? 12,510, 6,255, 3 बार हो गया, 2 बार ये हो गया, 1 बार वो हो गया, 3 बार हो गया। तो 1 2 3, ये फ़र्क आएगा 25,765, विच शुड बी इक्वल टू दिस डिफरेंस ओवर हेयर। हमारा क्वेश्चन सही है। और उसने पैसे कितने चुराए? उसने पैसे आपसे चुराए हैं 25,765। और अब अगर आपको एडजस्टिंग एंट्री करनी पड़ेगी, आप जब एडजस्टिंग एंट्री करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन की, तो आप क्या करते हैं? व्हाट इज द एडजस्टिंग एंट्री विच यू डू इन बैंक रिकंसिलिएशन? जी क्लास, जल्दी। एडजस्टिंग एंट्री विच यू डू फॉर बैंक रिकंसिलिएशन। इसमें बैंक रिकंसिलिएशन की एडजस्टिंग एंट्री भी करनी थी जी। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है बैंक रिकंसिलिएशन की? क्लास, हालात आपके बहुत इंतहाई ख़राब हैं। इस हालात को देखते हुए नहीं जी, हालात के मुताबिक मैं पेपर नहीं बनाऊंगा, मैं पेपर वही बनाऊंगा। आप अपने आप को हालात सही करें और ये सीखें। आप ये सीखेंगे तो आप ये कोर्स पास करेंगे, नहीं तो आप ये कोर्स पास नहीं करेंगे। सिंपल एज दैट। शॉर्ट या लॉन्ग ये मेरा काम है, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है सीखना, ठीक है। जो पेपर मैं बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा, ठीक। आपने वो पेपर करना है। आप सीख के आए, आपको तो कुछ नहीं पता, आपको तो एंट्रीज तक याद नहीं है इसकी, आपको क्या आता है? और तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको इसकी एंट्री तक भी नहीं आती तो क्या आप इस लायक हैं कि आप इस सब्जेक्ट को पास कर सकें? नहीं। आपके सामने रिजल्ट पहले से आ चुका है मिड टर्म का। अगर आप इस रिजल्ट को चेंज करना चाहते हैं
तो बराए मेहरबानी पढ़ें, और अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आपका रिज़ल्ट यही आएगा जो अभी इस वक्त मौजूदा है। ठीक, आपकी क्लास है अभी 8 अच्छा, आपकी क्लास नहीं है लेकिन मेरी क्लास है, ठीक है। सो आई नीड टू गो, द क्लास स्टार्ट्स एट, द नेक्स्ट क्लास स्टार्ट्स एट 45, सो आई स्टिल हैव 5 मिनट्स, सो आई कैन गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप लोग बैठना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, अगर आप नहीं जो नहीं बैठना चाहता दे कैन सिंपली लीव, ठीक है, बाकियों को डिस्टर्ब ना करें। अटेंडेंस लग जाएगी, डोंट वरी अबाउट अटेंडेंस, आप सब्जेक्ट को पास करने की करें, अटेंडेंस को छोड़ दें फिलहाल, ठीक। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। एट December 31, 2010 वेस्टर्न मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओन द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स। इसकी जर्नल एंट्रीज बराए मेहरबानी अपने नोट्स में देख लीजिएगा कि क्या है और उस तरह इसकी एंट्री कर दीजिएगा। फिगर्स आपके सामने हैं। ओके, 2 एंट्रीज होती हैं, एक में कैश प्लस होता है, एक में कैश माइनस होता है, यानी एक जगह पे कैश डेबिट होगा, एक जगह पे कैश क्रेडिट होगा, ठीक है। यहाँ से देख लेंगे, जहाँ पे ऐड होती हैं चीज़ें उसको एक साथ लिख देंगे, जहाँ पे माइनस होती हैं चीज़ें उसको एक साथ लिख देंगे। अगर ये आपका अकाउंट है तो इसमें ये 2 चीज़ें माइनस करनी है और ये प्लस करना है, ठीक है। आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मार्केटेबल सिक्योरिटीज। Now, December 31st, 2010, Western Manufacturing Company owned the following investments in capital stock of publicly traded companies classified as available for sale securities. आपको जब ये पढ़ा रहा था तब बताया था कि जितनी भी ट्रीटमेंट्स हैं ये अवेलेबल फॉर सेल के लिए हैं और आपके बुक के क्वेश्चंस भी अवेलेबल फॉर सेल के लिए हैं। तो इस वक्त जो हम कर रहे हैं वो अवेलेबल फॉर सेल के लिए कर रहे हैं। फुट लॉकर इनकॉर्पोरेशन 5000 शेयर्स, कॉस्ट 17 पर शेयर, मार्केट वैल्यू 20 पर शेयर। गैप इनकॉर्पोरेशन 4000 शेयर्स, कॉस्ट 17 पर शेयर, मार्केट वैल्यू 15 पर शेयर। इसकी वैल्यूज आपको बता दी है कि अगर 17 पर शेयर हो और 5000 हो तो 85,000, मार्केट वैल्यू 20 इंटू 5000 100,000। गैप इनकॉर्पोरेशन 4000 इंटू 17 68,000, 4000 इंटू 15 60,000। ये उसकी वैल्यूज हैं। 2001 वेस्टर्न एंगेज्ड इन द फॉलोइंग 2 ट्रांजैक्शंस। इसने क्या क्या काम किया? इसने ये किया, इसने 2011 में 2 काम किए। इसने अगस्त 7 को भी कुछ चीज़ें बेची और फिर December 31 को भी कुछ चीज़ें बेची। Illustrate the presentation of marketable securities and the unrealized holding gain or loss in investors balance sheet at December 31st, 2010। वो जो ऊपर वाला है 2010, उस वक्त उसकी बैलेंस शीट में क्या चीज़ शो होगी, आपने वो मुझे बतानी है जी। बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें शो होती हैं? मार्केटेबल सिक्योरिटी शो होती है और नहीं, लेकिन उसका तो यहाँ पे कोई काम नहीं ना अकाउंट रिसीवेबल का। हम तो मार्केटेबल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, तो अकाउंट मार्केटेबल सिक्योरिटी शो करना है और क्या शो करना है? अनरियलाइज होल्डिंग गेन या लॉस शो करना है, ठीक है। 2 चीज़ें शो करनी है। मार्केटेबल सिक्योरिटी कहाँ पे शो होती है? एसेट्स में, करंट एसेट्स में। तो आप इस तरह लिख देंगे, आप बैलेंस शीट लिख देंगे ऊपर कि बैलेंस शीट, और फिर उसके बाद आप लिख देंगे एसेट्स, और एसेट्स की साइड पे, और यहाँ पे लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, और एसेट की साइड पे करंट एसेट्स, और यहाँ पे पहला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और नेक्स्ट मार्केटेबल सिक्योरिटी। ओके जी। बैलेंस शीट में कौन सी अमाउंट शो होती है मार्केटेबल सिक्योरिटी की? कौन सी अमाउंट शो होगी? कौन सी अमाउंट शो होती है? रूल क्या कहता है? फेस वैल्यू या मार्केट वैल्यू? फेस वैल्यू या मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितनी है? 160,000, ठीक है। 160,000 दोनों की, और अगर अलग अलग लिखें तो 100,000 और 60,000। तो आप इस तरह लिख दें, आप लिख दें पहले फुट लॉकर इनकॉर्पोरेशन और इसकी वैल्यू इज 100,000, और इसके बाद नीचे लिख दें गैप इनकॉर्पोरेशन, इसकी वैल्यू 60,000, और आउटर कॉलम में लिख दें 160,000। क्लियर? कीप क्वाइट क्लास। ये क्लियर हो गया पहला? ओके। अब इसके अलावा और क्या चीज लिखते होते हैं बैलेंस शीट में? ना 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 ना, अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन या लॉस, वो कहां पे शो करते हैं? अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन एंड लॉस, वेयर डू यू शो इट? ओनर्स इक्विटी। ओके, ओनर्स इक्विटी प्लस कीप क्वाइट। सो अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन और लॉस, इसमें गेन हुआ है लॉस हुआ है? गेन हुआ है। 153,000 उसकी कॉस्ट थी, लेकिन मार्केट वैल्यू चली गई 160,000 पे। गेन कितना हुआ?
7,000। तो आप यहाँ पे अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटीज 7,000 लिख देंगे। ये तो हो गया आसान, पहला तो आसान था। ठीक, आगे चलें जी। देन द नेक्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज prepare journal entries to record the transaction on April 10th and August 7. April 10, August 7. April 10 को ये हुआ, August 7 को ये हुआ। ठीक है, ओके जी। April 10 को क्या हुआ? Sold 1,000 shares of its investments in Foot Locker Incorporation at a price of 21 per share. Less a brokerage commission of 50. जी, entry. Marketable securities and cash. क्लास जल्दी। आपने चीजें बेची हैं मार्केटेबल सिक्योरिटी, तो एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट, कैश डेबिट। कैश कितना है आपके पास अगस्त 7 को? सर 1,53,000। अगस्त 7 को आपके पास 2,000 आपने बेचे 14 पर शेयर पे। ठीक है, तो कितना हो गया? 2,000 at 14, 280, 28,000 कैश आपके पास आया। लेकिन क्या ये सारा कैश आपके पास आया? नहीं। आपने कमीशन कितना दिया? 60 रुपये। 60 हटा दें जी। सो अमाउंट 27,940 ये आ गया आपके पास कैश, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपसे चली गई। ओके, मार्केटेबल सिक्योरिटी चली गई। ठीक, क्योंकि आपने बेच दी है। ठीक है, आपने बेच दी। अब मार्केटेबल सिक्योरिटी को किस अमाउंट से करेंगे और फिर देखें कि आपने लॉस किया या गेन किया। दो चीज़ें इसमें आपने लिखनी है। ठीक है, टाइम्स अप। सो August 7 कैश, इसको स्टॉप कर दें।